नए साल की शुभकामनाएं। आज क्वेश्चन आवर में सबसे पहले हम जो खबर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो है भारतीय जनता पार्टी किस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज के खिलाफ अपने हथियार पैने करती चली जा रही है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं आपके सामने क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में एक ऐसा चेहरा सामने आया है जो एक मुसलमान है और मुसलमान होने के साथ साथ महिला है। और वो महिला आम नहीं है, वो महिला है जिसने सुप्रीम कोर्ट तक ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर जंग लड़ी है। एक ऐसी जंग जिसके वजह से आज केंद्र सरकार ने लोकसभा में ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर कानून पारित कराने में सफलता हासिल की है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इशरत की, जिसने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है और अब वो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ते हुए वो देश में मुस्लिम महिलाओं का चेहरा नहीं बनना चाहती बल्कि उनके हक की लड़ाई लड़ना चाहती हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। इशरत जहां एक ऐसा नाम जिन्होंने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और अब उन्होंने राजनीति में दस्तक दी। इसके लिए इशरत जहां ने मंच चुना बीजेपी का। कोलकाता में पश्चिम बंगाल बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में हावड़ा की रहने वाली इशरत जहां ने बीजेपी का दामन थाम लिया। सियासी पारी का आगाज करते ही उनका पहला बयान इस अंदाज में आया। एक बार 3 तलाक जो भी देगा उसे 3 साल की सजा होगी। जो दर्द इशरत सह चुकी है वो दर्द हमारे आने वाली बहनें बेटियां को नहीं सहना पड़ेगा। इससे मुझे बहुत खुशी हुई है, इसलिए मैं बीजेपी ज्वाइन की। ट्रिपल तलाक के मामले में इशरत जहां 5 याचिकाकर्ताओं में से एक थी। उनके पति ने दुबई से 2014 में फोन कर तलाक दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को 3 तलाक को अवैध करार दिया और 27 दिसंबर को लोकसभा ने भी 3 तलाक बिल को हरी झंडी दे दी। मायने साफ है कि इशरत जहां को पार्टी से जोड़कर बीजेपी उनकी आवाज को सियासी गलियारों में बुलंद रखना चाहती है, लिहाजा उसके विरोधियों के तेवर ज्यादा तल्ख नजर आ रहे हैं। The petitioner joining BJP, petitioner will have to explain, and BJP now may get thoroughly exposed for its prejudiced views and how it is using this issue for its own political purpose. कौन सा एक काम माइनॉरिटीज के लिए इस सरकार ने करने का काम किया है? कुछ भी नहीं किया है। इसलिए ये सारा एक तरह का हमको तो कहीं ना कहीं एक साजिश नजर आती है। इशरत जहां जल्द ही राजनीति के अखाड़े में विरोधियों से दो हाथ करती नजर आएंगी। इशरत जहां ने 3 तलाक पर अपनी लंबी लड़ाई से ये जाहिर कर दिया कि एक बार संकल्प ले लिया तो वो आखिरी दम तक लड़ने और जीतने का हौसला रखती। टीम न्यूज़ नेशन। इशरत जहां ने राजनीतिक क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, इस पर शायद ही कभी किसी को कोई एतराज हो सकता है, लेकिन इशरत जहां ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हाथ मिलाया है उसे लेकर एक बड़ा तबका है जो ये मानने लगा है कि ये शायद भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी राजनीति थी। अब जरा इसी परिप्रेक्ष्य में आप इस खबर को समझिए कि राज्यसभा में ट्रिपल तलाक के बिल को कल यानी कि मंगलवार को प्रस्तुत किया जाना है। जब लोकसभा में इस बिल को प्रस्तुत किया गया था तो पूर्ण बहुमत के साथ उसे पारित किया गया और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार को हर दल का समर्थन मिला था, यहां तक कि कांग्रेस का भी। अब अटकलें इस बात को लेकर लगाई जा रही हैं कि शायद राज्यसभा में जहां एनडीए का बहुमत नहीं है, जहां कांग्रेस के वोट बहुत मायने रखते हैं, वहां कांग्रेस शायद एनडीए का साथ न दे, खास करके उन प्रावधानों को लेकर जो ट्रिपल तलाक के बिल में सजा से जोड़े गए हैं, उनकी अवधि को लेकर या फिर सजा को खुद लेकर कांग्रेस विरोध दर्ज कर सकती है। और शायद यही मामला है कि क्या राज्यसभा में इस बिल में कोई अमेंडमेंट होगा और अगर ऐसा है तो बिल को फिर वापस लोकसभा भेजना होगा। मुस्लिम महिलाएं उस वक्त जश्न में जुट गईं जब 27 दिसंबर 2017 को लोकसभा ने 3 तलाक बिल को हरी झंडी दिखाई। लोकसभा में दिन भर चली हाई वोल्टेज चर्चा के बाद शाम को मुहर भी लग गई, लेकिन 3 तलाक बिल की एक अहम अग्नि परीक्षा
राज्यसभा में होनी है। लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी कांग्रेस का साथ सरकार को मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। बीजेपी के 57 सांसदों को मिलाकर एनडीए के पास 88 सांसदों का आंकड़ा है। बिल पास कराने के लिए कम से कम 35 सांसदों की और जरूरत पड़ेगी। राज्यसभा में पास होने के बाद ही 3 तलाक विधेयक कानून की शक्ल ले सकेगा। अगर राज्यसभा में संशोधन आया तो फिर इसे लोकसभा में पारित कराना होगा। बीजेपी दावा कर रही है कि राज्यसभा में कोई अड़चन नहीं आएगी। हम मानते हैं कि राज्यसभा में भी जो मुस्लिम महिला संरक्षण बिल है वो पास होगा और जो भी राजनीतिक दल हैं वो अंतरात्मा की आवाज पर ईमानदारी के साथ संवैधानिक अधिकारों को दिलाने में मददगार होंगे। दरअसल 3 तलाक बिल में 3 साल की जेल और पति को जुर्माना देने का प्रावधान है। कांग्रेस बिल को लेकर मोदी सरकार पर जल्दबाजी का आरोप लगा रही है। तो इन सब चीजों में सुधार के लिए उसको कैसे और क्रिमिनलिटी वाले पार्ट को कैसे सुधारा जा सके, इसको बेलेबल ऑफेंस रखे या नॉन बेलेबल ऑफेंस रखे, इन सारे पहलुओं पे गौर करने के लिए सरकार से अनुरोध करेगी और सरकार से कहेगी को मान जाए। 3 तलाक बिल को लेकर मोदी सरकार अपने स्टैंड पर कायम है, तो वहीं कांग्रेस सांसद बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की बात करने लगे हैं और यही सरकार के लिए बड़ी चिंता की बात है। टीम न्यूज़ नेशन। 3 तलाक बिल पर लोकसभा में मुहर लग चुकी है। अब हर किसी की नजरें राज्यसभा पर टिकी है, जहां पर न सिर्फ कल बहस होने वाली यानी मंगलवार को, बल्कि राज्यसभा में इसे पारित कराने की भी एनडीए की पूरी मंशा है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि अगर 3 तलाक के मुद्दे पर कानून सरकार बना देती है तो सरकार के इस फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। जाहिर सी बात है, इस पूरे कानून को लेकर मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा धड़ा लगातार विरोध की आवाज बुलंद कर रहा है। हालांकि उनके विरोध की जो वजहें हैं उनके बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो उनका विरोध है ये एक बार देख लीजिए। जिम्मेदारों को मजबूर करेंगे कि आप नई कानून साजी कीजिए और जो चीजें शरीयत से टकरा रही हैं उसको हटाइए। हम कोई बगावत की बात नहीं करते हैं, हम आइन के दायरे में रहते हुए बात करेंगे, कानून के दायरे में रहते हुए बात करेंगे, जमहूरी अंदाज में बात करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ है तो मुसलमान है। जिस दिन मुस्लिम पर्सनल लॉ पे हर्फ आ गया, उसमें मुदाखलत की कोशिश की गई, तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के लिए किसी भी तौर पर काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी स्टेप लेगा, इस देश का हर फर्द, हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा और मुसलमानों का हर कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शाना बशाना कदम ब कदम चलने को तैयार है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर ही ये बिल बना है और बिल बनने के बाद ही पार्लियामेंट से पारित हुआ और राज्यसभा में मुझे लगता है कि पास हो जाएगा। इसको सम्मानजनक तरीके से मुस्लिम समाज को स्वीकार करना चाहिए। हमारी तो ये सलाह है, पर यदि वो कोर्ट में भी जाना चाहे तो जाने के लिए स्वतंत्र है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 तलाक के मुद्दे पर सरकार के द्वारा जो बिल रखा गया है उस पर क्या आपत्तियां जाहिर की हैं। जाहिर सी बात है, ये आपत्तियां अपने आप में बहुत मायने नहीं रखती, क्योंकि ये आपत्तियां छोटी छोटी बारीकियों को लेकर है और खास करके उन प्रावधानों पर उनकी आपत्ति ज्यादा है जो कि सजा को लेकर है। जाहिर सी बात है, सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? महिलाओं पर अत्याचार अगर कहीं कोई भी कर रहा है तो क्या ये सजा के लिए काफी नहीं है? अगर हिंदू पुरुष हिंदू महिलाओं पर अत्याचार करते हैं शादी के बाद तो उनके लिए कानून है, उनके लिए सजा का प्रावधान है। तो मुस्लिम पुरुष अगर मुस्लिम महिलाओं पर शादी के बाद अत्याचार करते हैं तो उनके लिए कानूनी प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए? सजा का प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए? आखिरकार पुरुषों में यह भेदभाव धर्म के आधार पर क्यों होना चाहिए? आइए आपको दिखाते हैं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कैसे इन तमाम आपत्तियों को एक तरह से हवा में उड़ा रहे हैं। वहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि हम इसके लिए अपने समाज को ठीक करेंगे। ठीक होता नहीं है, तलाक बढ़ता चला जा रहा है। 4-5 में निर्णय के बाद मैंने कहा कि आज सुबह में इसलिए 3 तलाक दे दिया गया रामपुर में कि वो महिला लेट से उठी थी। तो क्या किया जाए? हम कहें कि ये गैरकानूनी हो गया। और ये सच्चाई, मैं मीनाक्षी जी का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने इस बात को इशारा किया। मैंने सोचा था कि मैं उत्तर में दूंगा। कई महिलाएं पुलिस थाने में गई, उत्तर प्रदेश में गई, बाकी प्रदेशों में गई। वहां पुलिस ने कहा मेरे पास पावर क्या है, हम कार्रवाई क्या करें।
अपराध कॉग्निजेबल होता है, नॉन बेलेबल होता है, तो उसका सिंपल मतलब होता है कि थाने से बेल नहीं मिलेगा। मजिस्ट्रेट के यहाँ तो बेल मिल सकता है, वो मूव करेगा, वो मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में रहेगा। फिर मजिस्ट्रेट इस धारा सब्सिस्टेंस अलाउंस और चाइल्ड के जो माइनर की कस्टडी है, इसके बारे में उचित फैसला कर सकता है। अब कहा जा रहा है कि मजिस्ट्रेट की कैसे करेगा, ये आपने बताया नहीं। माननीय स्पीकर साहब, 125 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट को पावर है। 1986 एक्ट और 1986 एक्ट डाइवोर्स के बाद लागू होता है। यह मामला डाइवोर्स का नहीं है, क्योंकि डाइवोर्स गैर कानूनी है। गैर कानूनी डाइवोर्स को जो जबरदस्ती डाइवोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं को फुटपाथ पर ला रहे हैं, उनको रोकने के लिए अपराध बनाया गया है और इसलिए उनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा और माइनर की कस्टडी देनी पड़ेगी। तो देखा आपने किस तरह से कानून मंत्री ने विस्तार से बताया कि आखिरकार कानूनी प्रावधान क्या हैं। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शायद एक ऐसी दक्यानुसी संस्था बन चुकी है जो किसी भी सुधार को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जरा यह बताइए कि मुस्लिम महिलाओं को अकेले हज करने जाने की इजाजत क्यों नहीं दी जानी चाहिए? पूरे अरब वर्ल्ड में हर अरब देश इस सुविधा को मुहैया कराता है मुस्लिम महिलाओं को लेकर, लेकिन हमारे देश में यानी कि हिंदुस्तान में अकेली मुस्लिम महिला हज के लिए नहीं जा सकती, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तथाकथित तौर पर शरिया में इसकी इजाजत नहीं है, जो कि बात कहीं पर भी न तो शरिया में सामने है और न ही कुरान में। तो आखिरकार किस आधार पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक सुधार के कदम को भी दक्यानुसी बनाने की बात कर रहा है और धर्म को आड़े लाने की कोशिश कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर मन की बात में यह ऐलान किया था कि महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। हज पर जाने का अधिकार महिलाओं को ठीक उतना ही है जितना पुरुषों को है, चाहे वो पुरुषों के साथ हो या अकेले महिलाएं हज पर जाएं। और वो जबकि दुनिया के तमाम मुस्लिम और इस्लामिक देश इसे मान्य मानते हैं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक ऐसी दक्यानुसी और रूढ़िवादी संस्था बन गई है जो सुधार के हर कदम को नकारती है। भारत पूरी दुनिया का एक टुकड़ा है, महान देश है, लेकिन यह कि पूरी दुनिया भी नहीं है। और जिसको हम प्रॉफिट मानते हैं वो रहती दुनिया तक के लिए प्रॉफिट बना कर भेजे गए थे। उनका फरमान है कि कोई मुसलमान औरत 3 दिन से ज्यादा का सफर बगैर महरम के नहीं कर सकती, और फुक़हा ने 3 दिन की लिमिट उस हिसाब से 48 मील्स नॉट किलोमीटर्स 78 माइल्स से ज्यादा का अगर सफर है तो उसको अपने साथ महरम लेकर सफर करना जरूरी है। सिर्फ हज ही नहीं, जनरल करना चाहिए, अगर वो जर्नी करती है तो भी उसको महरम के बगैर सफर नहीं कर सकता। देखा आपने, ये है 21वीं सदी के भारत के वो मुस्लिम नेता जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं। आज मुस्लिम महिलाएं विदेश जाती हैं काम करने के लिए, तब इन मेहरबान लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती। मुस्लिम महिलाएं तमाम चीजें करती हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन हज करने चली जाएंगी तो आपत्ति होती है। यह है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसे शायद हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी संस्था है जो आज से कम 800 साल पहले बनी होगी, तभी इसकी मानसिकता ये है। आइए बात करते हैं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की। किम जोंग उन ने 2017 में तो हमारे जीवन को तीसरे विश्व युद्ध के करीब लाकर खड़ा कर ही दिया था, लेकिन 2018 की शुरुआत के साथ ही किम जोंग उन ने कहा है और अमेरिका को धमकी दी है कि मेरे पास मेरे टेबल पर एक बटन है, मैंने बटन पर हाथ रख दिया तो अमेरिका तबाह हो जाएगा। यानी अमेरिका पर परमाणु हमले की धमकी न सिर्फ दी गई है बल्कि उसे सत्यापित करने का भी भरोसा दिया गया है। अब जरा आप सोचिए, क्या वाकई में हमारी दुनिया एक ऐसे विश्व युद्ध की तरफ नहीं बढ़ रही जहां पर उत्तर कोरिया जैसे देश और वहां के तानाशाह सब कुछ तबाह कर डालेंगे? वो एटम बम जिसके नाम से ही रूह कांप उठती है, वो परमाणु हथियार जिसकी तबाही सोचकर ही दुनिया कांप जाती है, ऐसा हथियार जो 2 पलक झपकते ही किसी भी देश को तबाह कर सकता है।
उस तबाही के हथियार का बटन सन की किम जोंग उन अपनी टेबल पर हर वक्त रखता है। हर वक्त अपनी डेस्क पर न्यूक्लियर बटन को तैयार रखता है किम जोंग उन। नए साल पर जहां एक देश का नेता दूसरे देश को बधाई और शुभकामनाएं दे रहा है, तो वहीं उत्तर कोरिया का सन की तानाशाह नए साल पर एटम बम से विनाश की धमकी दे रहा है। वो अमेरिका को किसी भी वक्त बर्बाद करने की चेतावनी दे रहा है। साल 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की अदावत दुनिया ने देखी। दोनों ने एक दूसरे को बर्बाद करने की कई बार धमकियां दी, लेकिन नए साल पर नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह बाज आने को तैयार नहीं है। उसने नए साल की शुरुआत पर अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। नए साल पर देश को संबोधित करते हुए किम जोंग ने कहा है, हम अमेरिका के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकते हैं। पूरा अमेरिका हमारे परमाणु हथियारों के दायरे में है और न्यूक्लियर बटन हमेशा मेरी डेस्क पर होता है। ये कोई ब्लैकमेलिंग नहीं, बल्कि वास्तविकता है। अमेरिका अब नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कभी युद्ध नहीं छेड़ सकता, क्योंकि हमने अमेरिका के सभी हिस्सों पर परमाणु बम से हमले की क्षमता विकसित कर ली है। तो हर एक देश जिसके पास परमाणु हथियार होते हैं और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो जाता है, उसको बहुत घमंड आ जाता है कि हमारी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। किम जोंग उन अमेरिका की तरफ से संभावित हमले से डरा हुआ है, इसलिए वो परमाणु हथियारों को जमा करने की होड़ में इतने आगे निकल चुका है कि अब उसे तबाही के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा। किम जोंग उन ने अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का संकेत देते हुए देश से बड़े पैमाने पर परमाणु हथियारों और मिसाइलों का उत्पादन करने की अपील की है, क्योंकि सन की तानाशाह उत्तर कोरिया के लोगों के मन में अमेरिका का खौफ दिखाकर अपने एटमी मंसूबों को जायज ठहरा रहा है। किम ने अपने संबोधन में कहा, हमें बड़े पैमाने पर परमाणु हथियार और मिसाइलों का उत्पादन कर उसकी तैनाती तेज करनी चाहिए। परमाणु कार्यक्रम अमेरिका की मुख्य भूमि को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। नॉर्थ कोरिया परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेगा जब उसकी सुरक्षा को खतरा होगा। उसने परमाणु टेस्ट 6 कर दिए हैं। 20 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मीडियम रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो जापान के पास 630 किलोमीटर जाके गिरा। तो इसका मतलब कि उसने पूरी दुनिया को चकरा दिया कि मैं एनपीटी साइन किया हूं, लेकिन मेरे पास कैपेबिलिटी है। हालांकि किम जोंग का रवैया दक्षिण कोरिया को लेकर नर्म है और फरवरी में होने वाले विंटर ओलंपिक्स को लेकर उसका रवैया सकारात्मक है, लेकिन अमेरिका को लेकर किम की जुबान अब भी जहरीली है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए जरा हिंदुस्तान में देखें कि राहुल गांधी किस तरह से गुजरात के चुनावों के बाद भी ठंडे नहीं पड़ रहे। जी हां, ठंड का मौसम जरूर है, लेकिन राहुल गांधी के ट्वीट लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, और ऐसे में सरकार जवाब दे भी नहीं पा रही है। यूं कहें कि सरकार शायद जवाब देना ही नहीं चाहती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के अलावा राहुल गांधी के ट्वीट पर, चाहे वो 14 ट्वीट उन्होंने गुजरात के चुनाव के दौरान किए या आज का ट्वीट, इन किसी भी ट्वीट पर सरकार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आ रहा। राहुल गांधी ने अपने ताजा ट्वीट में स्पष्ट कहा है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर मोदी सरकार जनता को ठग रही है। उन्होंने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर जो बजट का आवंटन हुआ, उसका महज 7% ही सरकार खर्च कर पाई, यानी कि सरकार उस पैसे को खर्च करना ही नहीं चाहती है। और अगर ये स्थिति है तो बताइए क्या दिक्कत है। आइए आपको हम दिखाते हैं। वेल्लोर शहर के लिए 111 करोड़ रुपए रखे गए थे, लेकिन सिर्फ 6 लाख खर्च किए गए, यानी कि 0.5%। तंजावुर के लिए 111 करोड़ रुपए का फंड रखा गया था, 19 लाख रुपए ही सरकार खर्च कर पाई, यानी 0.17%। रांची, जो कि राजधानी है झारखंड की, 111 करोड़ रुपए का फंड रखा गया था, 35 लाख रुपए खर्च किए गए रांची में, यानी कि 3.8% फंड का इस्तेमाल हुआ। अगर आप औरंगाबाद की बात करें, 111 करोड़ औरंगाबाद के लिए रखे गए थे, 85 लाख रुपए खर्च हुए, सिर्फ 9.17%। यानी कि अगर देखा जाए तो राहुल गांधी तथ्यों से परे बात नहीं कर रहे। आखिरकार सरकार ने इतनी महत्वाकांक्षी योजना क्यों बनाई जब वो पैसा खर्च ही नहीं हो पा रहा है? और ये पैसा खर्च कहाँ हुआ आप जानते हैं? ये पैसे खर्च हुए हैं रोड लाइट में लगाने में, सड़क बनाने में। क्या स्मार्ट सिटी का मतलब सड़कों पर स्ट्रीट लाइट और सड़क बनाना है? हिंदुस्तान के शहरों को स्मार्ट बनाने का सपना न केवल मोदी सरकार ने देखा, बल्कि शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए
भारी भरकम बजट के साथ योजना भी शुरू की गई। देश के कई बड़े शहरों को स्मार्ट सिटी के लिस्ट में शुमार भी किया गया, लेकिन हकीकत इन दावों से कोसों दूर नजर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। राहुल ने ट्वीट किया, डियर मोदी भक्तों, स्मार्ट सिटी के लिए 9,860 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 7% का ही इस्तेमाल किया गया है। चीन हमसे कंपटीशन कर रहा है, जबकि आपके मालिक हमें सिर्फ खोखले नारे दे रहे हैं। राहुल के इस सवाल के बाद कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर तीखे हमले बोलने शुरू कर दिए। वहीं बीजेपी नेता राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। मोदी जी ने बड़े बढ़कर के दावे किए थे कि हम ऐसी स्मार्ट सिटी बनाएंगे कि पूरी दुनिया उनको देखेगी। अभी तो पूरी दुनिया तो क्या देखेगी, भारत में कोई स्मार्ट सिटी नज़र नहीं आती है। और मुझे बताएं वो कौन सा स्मार्ट सिटी है जो पहले जिस हालत में था उससे तो कोई ज़बरदस्त तब्दीली उसके अंदर आ गई है। जो बजट इन्होंने दिया था, अगर ये वही खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो स्मार्ट सिटीज़ कहाँ से बनेंगी। गुजरात में भी जो आंकड़े उन्होंने दिए, लोगों ने देखा, उनका आकलन ठीक नहीं है। वो झूठी बातें लोगों के सामने रखते हैं, उसका जनमानस पर परिणाम नहीं होता है। मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसी स्कीमें आगे बढ़ रही है, उसके लिए कैसे फंडों का प्रावधान है और वो ठीक जगह पे यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। मोदी जी के विकास के एजेंडे को राहुल गांधी जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। स्मार्ट सिटी पर हो रही सियासत अपनी जगह है, लेकिन सच ये है कि 2 दिन पहले शहरी विकास मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए थे, जिसमें ये कहा गया था अब तक प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर बहुत कम काम किया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 60 शहरों को 9,860 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, लेकिन अब तक इस बजट का सिर्फ 7% यानी 645 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं। अब सवाल यह है कि स्मार्ट सिटी योजना के लिए राज्य फंड का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाए। सवाल ये भी कि क्या राज्यों के पास योजनाएं तैयार नहीं है या फिर राज्य सरकारों की इस ओर दिलचस्पी कम है। नए साल का जश्न हम सबों ने अपने अंदाज में मनाया, चाहे जैसे भी हो, हर कोई अपने अंदाज में जरा मौज मस्ती करता दिखा। लेकिन जब आप विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बात करें, और वो भी तब जबकि वो अफ्रीकी देशों में हो, तो फिर क्या हो सकता है भाई, मैं क्यों बताऊं, जरा देख ही लीजिए आप। केप टाउन में कोहली का भांगड़ा, गब्बर ने भी किया डांस। न्यू ईयर पर विराट धवन की मस्ती। टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया की पार्टी। विराट ने अनुष्का संग ली सेल्फी। विराट ने किया फैंस को न्यू ईयर विश। Hello everyone, just want to wish you all a very very happy new year. केप टाउन की सड़कों पर बिंदास अंदाज में भांगड़ा कर रहे ये हैं टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और ओपनर शिखर धवन, जो पूरी तरह से पार्टी के मूड में नजर आ रहे हैं। दोनों पंजाबी स्टाइल में भांगड़ा कर रहे हैं। जहां विराट डांस में मस्त हैं, वहीं पहली बार विराट की वाइफ के तौर पर साउथ अफ्रीका दौरे पर आई अनुष्का शर्मा ने तो तलवारबाजी में हाथ आजमाया। अनुष्का ने एक शॉप से 2 तलवार ली और फिर उनसे एक्शन करने लगी। जो मेरे पे हंसेगा। Hello everybody, happy new year. Here's wishing you all a very happy new year with your loved ones, and I hope all your dreams and your aspirations for the year come true and just have a blast and be good. वहीं रोहित शर्मा ने अपनी वाइफ रितिका के साथ न्यू ईयर की पार्टी की, जबकि कोच रवि शास्त्री तो डीजे की भूमिका में नजर आए। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ नेशन। अब ऐसे में एक और खबर जो कि वाकई में हम सबों को चौंका कर रख देगी। एक बात बताइए, हम और आप जैसे ही पता चलता है कि हमारे पसंदीदा स्टोर में सेल चल रहा है, 15%, 20%, 40%, 50% दौड़ के पहुंच जाते हैं कि इस बेहतरीन से बेहतरीन चीज अपने बजट में क्यों ना खरीदें। अब ऐसे में अनुष्का शर्मा शॉपिंग करने निकली और उसके बाद एक ऐसे स्टोर पर पहुंच गई जहां 50% सेल का बोर्ड लगा हुआ था।
अब सेलिब्रिटी होने का मतलब ये थोड़ा ही है कि आप सेल पर जाएंगे ही नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास शायद बहुत पैसे हो सकते हैं, क्या आप अपने पैसों को बचाएंगे नहीं? अब ऐसे में कुछ लोगों ने अनुष्का शर्मा को ट्रोल करना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, ये अपने आप में बड़ी छोटी हरकत है, लेकिन अब क्या किया जाए, सेलिब्रिटी होने का कुछ खामियाजा तो उठाना ही पड़ता है। और आइए अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सब कुछ जो बदल जाने वाला है 2018 में, यानी कि आज के बाद से। जी हां, 2018 ये साल अपने आप में न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़े बदलाव का सूचक है। हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि शायद ये बदलाव सिर्फ आपकी जिंदगी में आएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि इस बदलाव के जरिए हम जिस तरह से जिंदगी जीते हैं वो बदल सकता है। जी हां, आपने कभी क्या सोचा था कि आधार आपकी जिंदगी का वो अहम हिस्सा हो जाएगा जो केंद्र बिंदु हो जाएगा आपके एक तरह से पूरे अस्तित्व को लेकर हिंदुस्तान में? तो जनाब तैयार हो जाइए, न्यूज नेशन आपको बताने जा रहा है क्या कुछ बदलने जा रहा है अगले 1 साल में, और कैसे आपकी जिंदगी जो आज है वो शायद 31 दिसंबर 2018 को बिल्कुल नहीं होगी। नए साल की शुरुआत में देश और दुनिया में कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे। अर्थव्यवस्था से लेकर तकनीक के क्षेत्र में नई उड़ान देखने को मिलेगी, तो वहीं आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कई अहम बदलाव भी होंगे। सबसे पहले बात अर्थव्यवस्था की करें तो साल 2018 मोदी सरकार के लिए एक निर्णायक साल होगा। हालांकि IMF का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.4% की रफ्तार से बढ़ेगी। हालांकि पहले इसने 7.7% का अनुमान लगाया था। वहीं जापान की फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी नोमुरा का आकलन है कि साल 2018 में भारत की GDP ग्रोथ 7.5% रहेगी। नए साल में नई नौकरियों की बहार आ सकती है। जानकारों की माने तो नोटबंदी और GST के कारण 2017 जॉब मार्केट के लिए काफी चुनौती भरा रहा। 2017 में नौकरियों में 8-10% की औसत ग्रोथ हुई, जो 2018 में बढ़कर 10 से 12% रहने की उम्मीद है। सैलरी के लिहाज से भी 2018 बेहतर रहने वाला है। सरकार बजट में राष्ट्रीय रोजगार नीति भी ला सकती है, जिसमें बड़ी संख्या में रोजगार मुहैया कराने का ब्लूप्रिंट होगा। नए साल में पेट्रोल डीजल के सस्ते होने का इंतजार कर रहे लोगों को झटका लग सकता है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम उछल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अपने 3 साल के उच्चतम स्तर के आसपास बनी हुई है। कच्चे तेल की कीमतों में साल 2016 के नवंबर से साल 2017 के दिसंबर तक 40% की बढ़ोतरी हुई है। कच्चे तेल के बढ़ते दाम और ग्लोबल संकट की वजह से लोगों पर महंगाई की मार पड़ सकती है। जानकारों की माने तो क्रूड की बढ़ती कीमतों से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। क्रूड की कीमतें बढ़ने से वित्तीय घाटा बढ़ने की उम्मीद है। नए साल में स्मार्टफोन और ज्यादा स्मार्ट होने वाले हैं, जो अपने आश्चर्यजनक फीचर्स की बदौलत यूजर्स को चौंकाने वाले होंगे। नए साल में फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी ट्रेंड में रहेंगी। वहीं स्मार्टफोन की स्क्रीन साइज और वर्चुअल रियलिटी जैसी नई टेक्नोलॉजी भी प्रमुख रहने वाली है। साथ ही साइबर सिक्योरिटी के मद्देनजर फेस आईडी से मोबाइल लॉक अनलॉक होगा। जल्द ही आपको सफर करने के लिए हवाई जहाज में किसी आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने चेहरे या फिंगरप्रिंट के सहारे ही यात्रा कर सकेंगे। दरअसल हवाई जहाज कंपनियों ने बायोमेट्रिक्स आईडी की टेस्टिंग का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसमें कंपनियां आपके फेशियल रिकॉग्निशन, रेटिना स्कैन और फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करेगी। मार्च में बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का पहला आधार आधारित एंट्री और बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम वाला एयरपोर्ट बन जाएगा। नेट बैंकिंग और ATM में फ्रॉड रोकने के लिए इस साल मार्च से नया eKYC सिस्टम शुरू करने की तैयारी है। इससे ग्राहक के खाते को बायोमेट्रिक यानी कि अंगूठे के निशान से ही ऑपरेट किया जा सकेगा। आधार कार्ड धारक जो अंगूठा स्कैनर पर लगाएगा उसी से खाता ऑपरेट हो जाएगा। इसके लिए देश भर के बैंकों में एंट्री पॉइंट पर भी बायोमेट्रिक सिस्टम लगेंगे। ऐसा होने पर बार बार सिग्नेचर और तरह तरह के पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होगी। इससे पासवर्ड हैक या पता कर होने वाले फ्रॉड को रोकने में भी मदद मिलेगी। लोग अब घर बैठे OTP के जरिए अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक करा सकते हैं। तो वहीं शॉपिंग में डेबिट कार्ड से भुगतान सस्ता हो जाएगा।
आरबीआई ने जहां एमडीआर चार्ज घटा दिया है, वहीं मोदी सरकार ने भी 2000 रुपए की खरीदारी पर लगने वाले एमडीआर चार्ज का भार खुद उठाने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार इस साल सोने की ज्वेलरी की हॉल मार्किंग अनिवार्य कर सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो सब कुछ बदलने जा रहा है जनाब। जी हाँ, अब फ़ोन आप इस्तेमाल जब करेंगे तो आपको सिर्फ चेहरे के सामने रखना पड़ेगा, फ़ोन अपने आप खुलेगा, यानी कि आपका चेहरा अब आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान है। ठीक वैसे ही जैसे हम चेहरे के द्वारा पहचाने जाते हैं। नए साल के इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यूज़ नेशन से बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे देश में आतंकवादियों के साथ ठीक वैसे ही निपटा जाएगा जिस तरह से आतंकवादी हमें नुकसान पहुंचाते हैं। लगभग 12,000 फीट की ऊंचाइयों पर देश के गृह मंत्री अपने नववर्ष की शुरुआत यहां जवानों के बीच से कर रहे हैं। यहां तक कि जो पिछला वर्ष है उसके आखिरी रात भी जवानों के साथ गुजरी। राजनाथ जी, ये किस तरह से आपने सोचा कि अपने जवानों के साथ ही नववर्ष हो और वहां आखिरी वर्ष जो बीता हुआ वर्ष है उसकी आखिरी रात भी जवानों का? भले ही मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन मुझे बराबर अपने जवानों की चिंता रहती है, मेरा दिल उनके साथ होता। तो इस बार फैसला किया कि दिल्ली में नहीं रहूंगा बल्कि मैं अपने जवानों के बीच चलूंगा नए वर्ष के अवसर पर। इसीलिए नए वर्ष के अवसर पर इन जवानों के बीच आया हूं। इनको और इनके परिवार के सदस्यों को हमने नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। जिस तरह से ये पूरा इलाका आपने पहली बार आईटीबीपी के साथ, और हम लोग देख रहे हैं कि चीन की तरफ से घुसपैठ की लगातार चर्चा है, क्या इसको लेकर ताकि हम अपने जवानों का हौसला अफजाई कर सकें या क्या? नहीं, कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। कभी कभी चूंकि भारत और चाइना की सीमा को लेकर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कि एक परसेप्शनल डिफरेंसेस हैं, तो कभी कभी हमारे जवानों का चाइना के जवानों के साथ भी फेस ऑफ हो जाता है, लेकिन फिर वो वापस चले जाते हैं, हमारे जवान भी वापस चले जाते हैं। कश्मीर में काफ़ी अब आप देख रहे हैं कि लगातार पिछले कुछ समय से हालांकि हमारी इस बार हमारी सुरक्षा बलों को काफ़ी कामयाबी मिली, एक दोहरा शतक आतंकवादियों को उन्होंने अब वो लगता है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं कश्मीर को लेकर, वार्ताकार हों या हमारे बाकी कदम? नहीं, कश्मीर में कामयाबी मिलेगी क्योंकि हमारे चाहे सेना हो, सीआरपीएफ के जवान हो अथवा हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के आधार पर सारी चुनौतियों का मुकाबला कर रहे हैं। नव वर्ष पर आप तमाम लोगों को लोगों को क्या कहना चाहेंगे? तमाम जवानों, बस नौजवानों को कहने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं तो इनसे प्रेरणा लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इनसे प्रेरणा लेने के लिए आया हूँ। बस मैंने सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं, इनको भी और इनके परिवार के सदस्यों को भी। जब कोई परिवार का बड़ा घर में आता है तो लोगों का उत्साह दिखता है, और खासतौर से जब खुद गृह मंत्री उस बॉर्डर पर पहुंचे तो उस समय जवानों का देखेंगे कि हौसला कहां है। आपको कैसा लग रहा है अपने बीच में गृह मंत्री जी को? हमें बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पर कि जो गृह मंत्री हमारे नए साल के बीच में हमारे बीच में आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि देखा है? पहली बार गृह मंत्री? हाँ जी, पहली बार आए हैं। हमें बहुत खुशी की बात है और हमें बहुत गर्व है कि माननीय गृह मंत्री जी हमारे आईटीबीपी के अंदर यहाँ पे नए साल पे आए हैं। शुक्रिया। ये सिलसिला जारी रहे तो शायद इन जवानों का हौसला बढ़ता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यारंजन राउतरे के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, नेलांग। तो जाहिर सी बात है हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर उन पहाड़ की ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन जैसे ही नज़र आप अमेरिका की तरफ डालें या फिर अन्य देशों की तरफ डालें तो ऐसा लगता है जैसे कि न जाने क्या हो गया है दुनिया को। अमेरिका के कई ऐसे प्रांत हैं जहां एक ही दिन में 5-5 फीट बर्फ पड़ रही है। इन तस्वीरों को देखिए और शुक्र मनाइए कि आप हिंदुस्तान में हैं। जानलेवा ठंड से कांप रहा है अमेरिका। यहां से भारी बर्फबारी के बाद सामने आई ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, जहां गर्म पानी फेंकने पर बर्फ में तब्दील हो जा रहा है। आलम यह है कि शहर के शहर बर्फिस्तान में बदल गए लगते हैं। बर्फबारी की ताजा तस्वीरें अमेरिका के न्यूयॉर्क की हैं, जहां सड़कों से लेकर घरों तक बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। पेड़ पौधे भी बर्फ के आगोश में हैं। हाड़ कपाने वाली ठंड में लोगों का घरों तक से निकलना मुश्किल हो गया है। अमेरिका में फिलाडेल्फिया से लेकर न्यूयॉर्क सिटी, बॉस्टन और पोर्टलैंड में चारों ओर बर्फ बिखरी हुई देखी जा सकती है। इन इलाकों में सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर ने फिसलन बढ़ा दी है, जिससे कई जगहों से हादसों की तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिका के साउथ सेंट्रल के राज्यों टेक्सास, ओक्लाहोमा और पूरब में अरकानसास, नॉर्दर्न लुइसियाना, मिसिसिपी और अल्बामा में ऐसे ही बुरे हालात हैं।
पेंसिल्वेनिया में इतनी बर्फबारी हो रही है कि यहाँ इमरजेंसी लगानी पड़ी। न्यूयॉर्क में सफेद आफत के कारण रिकॉर्ड लो टेम्परेचर दर्ज किया गया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर का तापमान -12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। नॉर्थ अमेरिका का टेम्परेचर तो इस समय -34 डिग्री तक पहुंच गया है। अमेरिका में आई सफेद आफत की वजह नॉर्थ अमेरिका में होने वाला आर्कटिक ब्लास्ट है, जिसकी वजह से तेज बर्फीली हवाएं चल रही हैं। तेज बर्फीली हवाओं के बढ़ते खतरे के मद्देनजर कई जगह सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। वहीं सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी तेजी से हो रहा है। नॉर्थ अमेरिका के साथ साथ कनाडा में भी पारा तेजी से लुढ़कता जा रहा है। अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर बहने वाला नियाग्रा वाटरफॉल तक जम गया है। 167 फीट की ऊंचाई से बहने वाला नियाग्रा दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, लेकिन गिरते तापमान से ये वाटरफॉल बर्फ के झरने में बदल गया। कनाडा के टोरंटो से लेकर दूसरे इलाकों में भी भारी बर्फबारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। फिलहाल प्रभावित इलाकों में अगले कुछ दिनों तक लोगों को एहतियात बरतने को कहा गया है। मौसम की मार से ब्रिटेन भी अछूता नहीं है। भारी बर्फबारी के चलते यहां सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने उत्तरी इंग्लैंड में बर्फबारी के साथ तेज बर्फीले तूफान की आशंका जताई है। टीम न्यूज नेशन। तो अभी तक हम अमेरिका और ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, लेकिन जरा रूस की तरफ नजर डालें। वहां तो साइबेरिया भी है जनाब, जहां -60 डिग्री तापमान आम होता है इस मौसम में। आपको चाइना की भी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। नए साल का स्वागत लोगों ने घर के भीतर सिकुड़ कर किया, क्योंकि बाहर निकलने पर बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं था। भारी बर्फबारी से चीन के कई इलाके भी बेहाल हैं। भीषण बर्फबारी में रास्ते किस कदर खतरनाक हो चुके हैं, यह हादसा बताने के लिए काफी है। भारी भरकम टैंकर फिसलन की वजह से धराशायी हो गया। चीन में हर ओर बर्फ के अटैक से ऐसा ही कोहराम मचा है। पिछले एक हफ्ते से चीन में बर्फबारी का ऐसा मंजर नजर आ रहा है कि सब कुछ सफेद चादर में छिप गया है। हालात इस कदर बिगड़े हैं कि एक कदम भी चलना मुश्किल है। चीन के शिनजियांग प्रांत में भारी बर्फबारी हो रही है। सड़क पर हादसे की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बर्फीले रास्तों पर कार चलाना कितना मुश्किल है। बर्फीली हवाओं ने यहाँ पारा -34 डिग्री तक पहुँचा दिया है। इस इलाके में नदी भी जम गई है। सबसे ज्यादा हालत शिनजियांग में खराब है। बर्फबारी से सड़क ही नहीं, ट्रेन के चक्के भी थम गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में करीब 100 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। वहीं ट्रैक पर जमी बर्फ को हटाने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से बर्फबारी हो रही है उससे लगता नहीं कि हालात जल्द सामान्य हो पाएंगे। फिलहाल चीन के शिनजियांग, इनर मंगोलिया, किंगहाई, गांसू और सिचुआन इलाके में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में विजिबिलिटी 5 मीटर तक रह गई है। दक्षिणी शिनजियांग में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। भारी बर्फबारी की वजह से हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। स्थानीय अधिकारियों का दावा है कि कई लोगों को यहां से सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, लेकिन मौसम का मिजाज देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात को काबू करने में अभी वक्त लगेगा। वहीं रूस के कई इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है, लेकिन ठंड और बर्फबारी के बीच भी लोग क्रिसमस की तरह ही नए साल के जश्न में डूबे हैं। टीम न्यूज नेशन। आपने देखा कि कैसे दुनिया भर में नए साल के मौके पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही थी। दिल्ली में बर्फ तो नहीं पड़ रही जनाब, लेकिन अगर आप दिल्ली वाले हैं तो आज सड़क पर अगर आप निकल चुके हैं, अफसोस आप शायद घर पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कनॉट प्लेस से लेकर पूरी की पूरी सेंट्रल दिल्ली में एक ऐसा जैम लगा है जो कि लोगों की जिंदगी को बेहाल कर रहा है। तकरीबन 75,000 से 1 लाख लोग आज इंडिया गेट पर नए साल के मौके पर जा पहुंचे, और उसके बाद ट्रैफिक का जो जैम लगा उसने पूरी की पूरी दिल्ली को फेल कर दिया है। और ये बताता है कि कैसे दिल्ली में ट्रैफिक की वजह से आज कोहराम मचा हुआ है। दिल्ली पुलिस की माने तो तकरीबन 5 लाख लोग हैं जो सड़कों पर फंसे पड़े हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ट्रैफिक जाम इतना ज़बरदस्त है कि वाकई में स्थिति बेकाबू है। वाकई में
हमें बहुत कुछ विचार करना पड़ेगा अपनी देश के बारे में, खासकर राजधानी के बारे में। क्वेश्चन आवर में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।